आयन क्या होता है, अब आप इसमें समझोगे ये चार्ज कैसे लगते हैं। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, मतलब दूसरे को दे दिया, या फिर दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो उस केस में उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब ये चार्ज कैटायन हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कोई रेडिकल जब पॉजिटिव चार्ज का होता है तो उसको कैटायन कहते हैं, जब कोई रेडिकल नेगेटिव चार्ज का होता है तो उसको एनायन कहते हैं। ठीक है, अब इसका आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसकी भी ट्रिक है एक। जैसे कि कैटायन है तो कैटायन आप ऐसे लिखो, कैट प्लस आयन। ठीक है, तो प्लस क्या है, टी की तरह बिहेव कर रहा है, तो यानी टी का मतलब प्लस चार्ज। ठीक है, कैटायन। एन आयन में मतलब ए नेगेटिव, एन लिखा है ए एन आयन। ठीक है, ए नेगेटिव आयन। ठीक है, तो नेगेटिव इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यानी नेगेटिव चार्ज का रेडिकल है तो आयन कहेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज का रेडिकल है तो कैटायन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो मेंशन है कैटायन और एनायन, और आपको टी और एन से ध्यान रखना है। अब देखो चार्ज आता कैसे है। एटम का स्ट्रक्चर आप लोग जान गए हो, क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं अपने अपने ऑर्बिट में। अब देखो वो क्या कारण है जिसमें कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को कभी लूज कर देता है, कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब दूसरे से ले लेता है। क्या कारण है कि ये लोग इलेक्ट्रॉन को लेते देते रहते हैं। ठीक है, इसका ये कारण है कि हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है, स्टेबिलिटी लाना चाहता है अपने आप में, और वो स्टेबिलिटी उसमें कब आएगी, जब, ध्यान से सुनना इस बात को, जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में फुलफिल इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो एटम स्टेबल होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है। ठीक, अब देखो ये शेल भी उस पर डिपेंड होती है, उसके एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होती है। ठीक, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन का नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक, दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं। पोटेश तो प्रोटॉन भी 11 होंगे। ठीक है, अभी हमको न्यूट्रॉन का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक, अब देखो जो प्रोटॉन है वो तो इसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इनमें अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट होता है, यानी ये वाला जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम 2 होने चाहिए, और इसके बाद जितने भी ऑर्बिट हैं 2, 3, 4, 5 ऑल्सो ऑन। ठीक है, जितने भी ऑर्बिट होंगे उनमें नंबर ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। ठीक है, अब जब उसके पास फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आगे के जितने ऑर्बिट हैं उनमें सब में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो ऑर्बिट यानी एटम स्टेबल कहलाएगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कम है तो वह स्टेबल नहीं कहलाएगा। जैसे कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो पहले वाले शेल में आ गए, दूसरे वाले सेल में 8 फुलफिल हो गए, कितने हो गए टोटल, 10 हो गए। होते कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा थर्ड वाले सेल में। अब यही थर्ड वाली सेल इसकी आउटर मोस्ट शेल कहलाएगी या ऑर्बिट कहलाएगा। ठीक, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसको क्या करना चाहेगा, सोडियम रिलीज करना चाहेगा, मतलब किसी को देना चाहेगा जिससे वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि उसका सेकेंड ऑर्बिट सिर्फ बचेगा, थर्ड वाला ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड वाले ऑर्बिट में फुलफिल इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे हैं, इसलिए सोडियम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा, क्योंकि अगर लेने के लिए अगर ये अपना फुलफिल करना चाहे, मतलब थर्ड वाला ऑर्बिट ही फुलफिल करना चाहे, तो कोई इसको इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन किसी को देकर अपनी स्टेबिलिटी को पा सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये किसी अदर एलिमेंट से शेयरिंग करेगा। किससे, वो अदर एलिमेंट कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन,
17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन भी 17 होते हैं। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल हो गए 10, और थर्ड ऑर्बिट में आ रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक की कमी है इसके पास। ठीक है, यानी क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो वो स्टेबल हो सकता है, जबकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे तो स्टेबल हो सकता है। इसी वजह से दोनों एलिमेंट, दोनों एटम शेयरिंग करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे और इसी से बन जाएगा इनके बीच एक केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड जैसे ही बनता है तो ये एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे NaCl। ठीक है, देखो यहाँ पर सोडियम ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसके सेकेंड वाले ऑर्बिट में फुलफिल इलेक्ट्रॉन थे, यानी ये स्टेबल हो गया। इसके पास थर्ड वाले ऑर्बिट में भी फुलफिल इलेक्ट्रॉन हो गया, ये स्टेबल हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच क्या बन गया, एक केमिकल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं NaCl, जो कि नमक का फॉर्मूला है। अब देखो चार्ज कैसे आया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है, इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास, केवल 10 बचे सोडियम के पास, जबकि प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। जब प्रोटॉन 11 है यानी प्लस चार्ज इसके पास बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज आपने पीछे पढ़ा, प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है। जब प्रोटॉन का प्लस चार्ज इसके पास बढ़ गया यानी 11 प्रोटॉन हो गए, जबकि इलेक्ट्रॉन अभी उसके पास 10 ही है, इसलिए इसमें आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इसीलिए इसको कहेंगे हम कैटायन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो जब गेन किया है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी 17 की जगह उसके पास हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन का नंबर उसके पास उतना ही है, 17 ही है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं यानी माइनस चार्ज बढ़ा है, इसलिए इसके पास आ जाता है माइनस चार्ज और ये बन जाता है एनायन। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट या कोई भी रेडिकल पॉजिटिव चार्ज का बन जाता है यानी कैटायन बन जाता है, और कोई एलिमेंट एनायन बन जाता है, और यही कहलाते हैं इसके एसिडिक और बेसिक रेडिकल, यानी क्लोरीन बन गया एसिडिक रेडिकल और सोडियम बन गया बेसिक रेडिकल।